नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 6 हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक का जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका जो 5वां चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो है वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और बोले कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहाँ से चैप्टर का जो है शुरुआत होती है। पहला पॉइंट है कुछ लोग शासक कैसे बने। यहाँ पर हम जो प्राचीन समय में शुरुआत में लोग यानी राजा कैसे बने होंगे, लोगों ने राजा को कैसे चुना होगा, किसे राजा के तौर पर मान्यता मिली और उन्होंने किस तरह शासक की उपाधि प्राप्त की। ये चलिए देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जो आधुनिक समय में तो हम लगभग आज़ादी के बाद से ही 1952 से ही वोट डालकर अपने शासकों का चुनाव करते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा था, यानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जो कुछ राजा थे जो है जनता के द्वारा चुन लिए जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 आज से देखें तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया थी, वो आज के समय की तुलना में अलग थी। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को जो यज्ञ थे उनको आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित जो हो गए। इनमें अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें जो है एक घोड़े को राजा के जो लोग थे या सेना कह सकते हैं, सेना के जो कुछ जवान हैं उनकी देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए यानी ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले या जो राजा थे जिन्होंने उस घोड़े को छोड़ा उसके विरुद्ध में लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उन्होंने घोड़े को ऐसे ही जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, यानी उस राजा की उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी पुजारी पुरोहितों द्वारा ये यज्ञ किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है वो राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि अगर वो किसी राजा के साथ युद्ध करके उसको हराने में कैपेबल नहीं है तो वह राजा कमजोर ही माना जाएगा। ठीक है। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन पर या फिर बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध का जो क्षेत्र था उसमें राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर राजा
जो यज्ञ का अवसर था, यज्ञ के दौरान राजा की जो विजयी क्षेत्र थे उनके बारे में गुणगान, यानी राजा ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की और उसके अन्य गुणों का भी जो है गान किया जाता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूर्ति, जो पूरी प्रक्रिया थी, उसको देखना भर था। जो अन्य जो आमंत्रित लोग थे या फिर आस पड़ोस के राजा या जिन्होंने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, वो सिर्फ उनका काम ये था कि राजा के लिए उपहार ले आओ और बाकी बस उस यज्ञ को देखते रहना। बस राजा के ऊपर ऊपर जो है पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा यानी वैश्य जैसे सामान्य लोग जो हैं उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्होंने कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो एक बार फिर हमें यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। जो यज्ञ जो उसके बाद में रचे गए ग्रंथ हैं, उनमें सामाजिक गतिविधियां बताई गई हैं, सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है, यानी उस समय समाज कैसा था, शासक वगैरह कैसे होते थे, शासक कैसे चुने जा सकते थे, शासक की योग्यताओं के बारे में भी बताया गया था। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो है गरीब वर्ग के थे, निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था वो ब्राह्मणों का था। इनका काम जो है वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी जो उच्च वर्ग के शिष्य थे, बच्चे होते थे, उनको वेदों के बारे में ज्ञान देना और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम जो है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर जो है विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। जो आमतौर पर औरतों को भी शूद्रों के समान ही समझा गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी,
यानी जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया जिस बच्चे ने, वो ब्राह्मण कहलाएगा। जिसने क्षत्रिय के घर जन्म लिया वो क्षत्रिय था। और वैश्य के घर जन्म लिया वो वैश्य। और शूद्र के घर जिसने जन्म लिया वही नीची जाति का भी समझा, सॉरी जाति नहीं, निचले वर्ण का भी समझा जाता था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जो दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अगले पेज पर देखिए, जनपद के बारे में बताया गया है। उससे पहले ये देखिए चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये एक कटोरी टाइप का पात्र है। इस पर देखिए आप चित्रकारी भी की गई है। तो अगला पॉइंट है जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महानगर और नगर दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर झेलम नदी है और गांधार जनपद है। ये अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पड़ता है, झेलम नदी के किनारे। और यहाँ एक तक्षशिला जनपद है, पाकिस्तान में ही है ये भी। और कुरु जनपद हरियाणा में, जो वर्तमान में हम बता रहे हैं ये जगह। और ये हस्तिनापुर जनपद है। ये हस्तिनापुर जनपद उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास पड़ता है। पांचाल भी उत्तर प्रदेश में है। अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, राजगृह, मगध जो है महाजनपद था, बहुत ही शक्तिशाली माना गया था। उस समय सबसे शक्तिशाली जनपद में से मगध का स्थान जो है सर्वप्रथम है। वैशाली, वज्जी और अंग ये जनपद थे। और दक्षिण भारत में कोई जनपद नहीं था। तो चलिए दोबारा रिपीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियां जो थी उनकी खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश की मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे।
इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये यहाँ पे हमने देखा था। धूसर का जो चित्रित धूसर पात्र यानी इस पर चित्र उत्कीर्ण किए गए थे। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं। अगला पॉइंट है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात जो इनके चारों ओर दीवारें या जो इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी प्रसिद्धि और समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों जो स्त्री, पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम करते होंगे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम जो 8वें लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौशाम्बी किले की दीवार दिखाई गई है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। उस समय भी इतनी सारी ईंटों द्वारा किस तरह अथक परिश्रम के द्वारा किले निर्माण किए जाते होंगे। अगला पॉइंट है कर यानी टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अगला पॉइंट है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल है उसके फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कमकार करते थे। अगला पॉइंट है मगध का सूक्ष्म निरीक्षण।
हमने मानचित्र 4 में मगध देख लिया है, जो कि बिहार में पड़ता था आधुनिक में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु या अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक जो है मगध की राजधानी रहा। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना उसको राजधानी बनाया गया। लगभग 2300 साल पहले से भी उसके पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। और अगला जो जनपद है उसके बारे में, वज्जी। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर वे ये बातचीत करते, बहस करते और जो वाद विवाद है उसके जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिन्हें हम लेसन 6 में पढ़ेंगे, दोनों को ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह दीर्घ वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कोई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो कई शक्तिशाली राजा
इन्हें जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। और पाठ से एक अलग नजर की ओर। अन्यंत्र लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ये कुछ उपयोगी शब्द हैं, इनको आप पढ़ लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और हमारा जो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।